नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप है आशीष कुमार अंशु जी। बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार इनका मूल है, रहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। एक चिंतक हैं, विचारक हैं और पेशे से पत्रकार हैं। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम बातचीत करने आपके सामने उपस्थित हुए हैं, दरअसल उसकी शुरुआत होती है एक घटना से जो बिहार की राजधानी पटना में पिछले 12 तारीख को घटी। पटना कमिश्नर ऑफिस में तैनात एक एडीएम यानी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उनका एक बेटा जो मसूरी में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, 16 साल कुल उम्र थी उसकी, वो बिहार में अपने घर आता है छुट्टियों में और उस दौरान उसको नशे की आदत लग जाती है। पिता एक जिम्मेदार पिता की भूमिका निभाते हुए अपने बेटे को 21 दिसंबर को वहीं पटना में मानस नशा मुक्ति हॉस्पिटल है, वहां एडमिट करा देते हैं। मजे की बात यह है कि वो प्राइवेट अस्पताल, सरकारी एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संतोष कुमार, वो उसके मालिक हैं, वो उसको संचालित करते थे। वो लड़का 14 तारीख को अस्पताल से यानी नशा मुक्ति केंद्र से अपने उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन 12 जनवरी को अचानक अस्पताल से पिता के पास फोन आता है और यह कहा जाता है कि आपका लड़का बहुत सीरियस है और उसको पटना एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जहां उसकी मौत हो जाती है। एक पिता जो अपने बेटे के नशे की आदत छुड़ाने के लिए समय रहते कदम लेकर उसको वाजिब जगह यानी नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, लेकिन बेटे की नशे की लत तो साहब छोड़िए, वो बेटे का शव यानी बेटे मरे हुआ बेटा लेके हॉस्पिटल से आता है। अब हम इस समाचार को सुनाने के लिए ये चर्चा नहीं रखे हैं, लेकिन ये वो एक पूरा माहौल बताता है बिहार में कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। एक सरकारी डॉक्टर बड़े आराम से, बड़े मजे से एक प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र नाम का अस्पताल भी चलाता है। आज अभी जिस समय हम बात आपसे कर रहे हैं, उस समय तक उस डॉक्टर, उस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिता का आरोप है कि बेटे के साथ मारपीट की जाती थी। ऐसे तमाम आरोप हैं। ऐसी बिहार से जुड़ी हुई ऐसी तमाम घटनाओं पर, हर एक घटना पर अपनी सूक्ष्म नजर रखने वाले आशीष कुमार अंशु जी से इसी पर हम बातचीत शुरू करते हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्ते आशीष जी, घटना जैसे हमने थोड़ी बहुत बताई और ये समाचार बहुत दुख का समाचार है। एक 16 साल का लड़का, एक माता पिता जो दोनों पढ़े लिखे हैं, उच्च पद पर काम करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई अपनी एक अभिभावक के रूप में और समय रहते ही अपने बेटे को ले जाके एडमिट करा दिया, लेकिन मरा हुआ बेटा वापस पाया। क्या है ये पूरी घटना, और इसके बाद हम सिलसिलेवार आपसे आगे और बात करेंगे। जी, आपने लगभग पूरी घटना तो बहुत ही ठीक तरीके से पूरी घटना दर्शकों के सामने, जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके सामने रख दी है। लेकिन इसमें ना दो पक्ष मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो ये कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। क्योंकि मैं जब उस बच्चे के पिताजी को सुन रहा था तो वो, देखिए, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिहार सरकार में एक बड़ा ओहदा रखते हैं और वो किसी छोटे शहर में नहीं है, वो बिहार की राजधानी पटना में पदस्थापित है। जैसे आपने बताया फुलवारी शरीफ का मामला है, ये वो पटना में ही फुलवारी शरीफ आता है। तो जब वो अभी भी घबराए हुए हैं कि उनको न्याय मिलेगा नहीं, उन जो एविडेंस है वो कहीं उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, सीसीटीवी फुटेज यहाँ से वहां ना हो जाए। आप सोचिए, बिहार सरकार में इतना बड़ा ओहदा रखने वाला आदमी, वो भी न्याय को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उसके साथ उसको न्याय मिलने वाला है। मैं उनका बयान सुन रहा था तो वो कहते हैं कि बिहार में, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अपनी न्याय की लड़ाई अपना जमीन बेचकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, नौबत आएगी तो मैं भी अपनी जमीन बेचकर इस लड़ाई को लड़ूंगा, लेकिन जीत हासिल करूंगा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि वो बिहार सरकार के बड़े अधिकारी हैं
और जब उनकी स्थिति इतनी दयनीय है तो बिहार के एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? आज तो मुझे ये लगता है कि नशे में सिर्फ वो बच्चा नहीं था। एक तरह से मुझे कई बार, अब मैं बहुत दुख और क्षोभ के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पूरा बिहार ही इस वक्त जैसे नशे में है। 30 साल हो गए राजद और जदयू के शासन को, और बिहार ऐसे लगता है जैसे वो स्थिर उसी जगह खड़ा है जहां 25-30 साल पहले छोड़ के लोग वहां से गए थे। मेरे कई दोस्त हैं जो 10 साल 15 साल के बाद वो लौटे वापस अपने घर के लिए, तो वो फोन पे बात होती है, वो कह रहे सब कुछ तो वैसे ही है जैसे हम छोड़ के गए थे, कुछ भी नहीं बदला। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वहां जो लोग हैं बिहार में, वो मुझे इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार लगते हैं, जहां पर इतना बड़ा अधिकारी भी इतना डरा हुआ है कि वो न्याय हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक बात और अवनीश जी, इस वक्त मैं स्वास्थ्य की बात करूं क्योंकि ये स्वास्थ्य से भी जुड़ता हुआ एक मामला है। जी। बिहार के किसी भी जिले के जिला अस्पताल में चले जाइए, वहां पर बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उतनी भी सुविधा उन जिला अस्पतालों में मिलनी मुश्किल है जितना दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पे मिल जाती है। और दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक भी कोई आइडियल स्थिति नहीं है जो जो यहाँ पर है, लेकिन उससे भी खराब स्थिति बिहार के जिला अस्पतालों की है। और ये तब है जब जो विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल। लेकिन कभी भी मुझे ध्यान नहीं आता कि संजय जायसवाल जी ने कभी भी बिहार के स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर कोई बात कही हो, उनको भी नहीं लगता। और ये सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट प्रैक्टिस करना तो एक आम सी बात है, किसी को लगता ही नहीं ये गलत है। दिन में वो सरकारी अस्पताल में, शाम को अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। ये कोई अपराध होता है? बिहार के लोगों को शायद ये अब समझ आना भी बंद हो गया है। जैसे सड़क के किनारे ट्रक वाले जो पुलिस वाले को पैसा देते हैं, ये किसी को लगता नहीं गलत है। रात को जब भी आप 1:30-2 बजे रात को निकलिए, उस सड़क के किनारे ट्रक वाले खड़े होंगे और पुलिस वाले उनसे बात कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ऐसे ही ट्रेन के अंदर टीटी जो पैसा वसूली करते हैं, किसी को लगता नहीं ये कुछ गलत हो रहा है। इसी तरह बिहार के अंदर सरकारी शिक्षक या फिर सरकारी डॉक्टर अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी को नहीं लगता ये गलत हो रहा है। ये सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर ये बात वाकई चौंकाती है कि पटना के कमिश्नर ऑफिस में तैनात एडीएम यानी उप जिलाधिकारी यानी कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रैंक के व्यक्ति अगर एक पिता की भूमिका में जब आते हैं, जिनके की बेटे की मौत हो जाती है, तो वो उतने ही लाचार नजर आते हैं जितना सड़क का कोई एक खड़ा अंतिम व्यक्ति या बिहार के किसी गांव में बैठा कोई अंतिम व्यक्ति। वो लगातार इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे के साथ उस अस्पताल में मारपीट की जाती रही। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे को प्रताड़ना दी जाती रही। किस तरह के प्रताड़ना की बात कर रहे हैं ये अलग इशू है, लेकिन यहां पर आप देखिए अपने ही एक अधिकारी के खिलाफ पूरा इस समय अमला खड़ा हो जाता है। क्या वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो बिहार सरकार का, या क्या जिलाधिकारी हो, और क्या एम्स के लोग हों, या बाकी सारे लोग हों। तो ऐसे में जब माहौल ये है और इस तरह का माहौल है, तो क्या इन बातों से स्थानीय जनता, स्थानीय समाज उद्वेलित नहीं होता? अवनीश जी, मुझे यहां तो मैं कई एक बार छोटी सी बात और आपसे पूछूंगा, यहां क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार की जनता उद्वेलित नहीं हो रही है? ये तो अलग एक बात है। क्या इस घटना को लेकर बिहार की स्थानीय मीडिया या प्रदेश की मीडिया में कोई चर्चा है, कोई गंभीर चर्चा है इस बहाने? देखिए, मुझे बिहार में मैं हमेशा बिहार को देखने के लिए ना वो दो स्तरों पे देखना मैंने शुरू कर दिया। एक वो लोग जो बिहार में है, दूसरे वो जो बिहार से बाहर आ गए। बिहार के जो बाहर निकल के आए हैं वो अभी थोड़ा क्रिटिकल तरीके से चीजों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जो वहां पे रह गए, अब उन्हें आदत सी पड़ गई है, उन्हें लगता ही नहीं कुछ गलत हो रहा है। मैंने कहा ना, जैसे दिल्ली वालों को रात को सड़क के किनारे ट्रक वालों से जो पुलिस वाले पैसा वसूली करते हैं, ये देख के अब बहुत ये कोई नहीं रुक के पूछता यार क्या गलत हो रहा है। उनको लगता है ये तो होता ही है। हाँ, ट्रेन में सीट के लिए पैसा देते हुए किसी को नहीं लगता आपकी कुछ गलत हो रहा है। सीट टीटी देगा, पैसा लेगा, ठीक है। अब इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता। भारतीय ठीक समाज है। ने अब इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखना बंद कर दिया है।
अब ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार में तो कई बार मुझे लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। तो ये पूरा मैंने प्रदेश स्तर के मीडिया की भी बात की आपसे। ये क्या मीडिया वहां के पे आ रहा अखबारों में, क्या वहां के है, टेलीविजनों में, बिहार से जुड़े हुए चैनलों पर यह बात हो रही है कहीं गंभीरता से? खबर के तौर पे दर्ज हो गई है, लेकिन उसके साथ स्वास्थ्य पे बात की जाए, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जाए, इस तरह की बात तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली है। वहां तो पूरे समय जो वहां की मीडिया जो है बिहार की, वो पूरे समय राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, उनसे थोड़ी फुर्सत मिलती है तो वो थोड़ा लोजपा की खबर ले लेते हैं। उनसे खबर मिलती है तो एक वहां पे एक पार्टी आई है वीआईपी सैनी जी की, और इन सब से फुर्सत पाके फिर प्रशांत किशोर है। उसके बाद टाइम ही नहीं बचता वहां पे किसी और मुद्दे पे बात करने के लिए। वहां की जो मीडिया जो है बिहार की, ये मैं देख रहा हूं, अभी तो एक मीडिया संस्थान ने वहां के जिलों में एक गाइडलाइन भेज दी कि जब तक कोई मामला एफआईआर दर्ज ना हो जाए किसी मामले का, तो उसको खबर नहीं करना है। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो खबर क्या बड़ी करना है, वो भी प्रेस रिलीज बना के दे दो, छाप देते हैं। मतलब, और मैं क्या जिले और बिहार की बात करूं, लगभग अब सब जगह ऐसा ही हो रहा है कि पुलिस जो बयान देती है वो खबर बन जाती है। फिर जो क्राइम बीट जो देख रहा रिपोर्टर, वो इन्वेस्टिगेट भी नहीं करता है। मुझे तो, मैं बिहार की बात थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन अभी दिल्ली में कंझावला का जो केस हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक चैनल जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, वो बार बार ब्रेकिंग करता था, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज क्या होती थी, ये वो लड़की का परिवार है जहां वो लड़की रहती थी जो आरोपी है, उसके पड़ोसी ने कोई बयान दे दिया, उसके पड़ोस के फर्स्ट फ्लोर पे किसी ने बयान दे दिया। हर खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ चलती थी। मतलब ब्रेकिंग का जो एक महत्व था, आप कुछ ढूंढ के ला रहे हैं, आपने कोई बड़ी खबर लेके आए, आपने कुछ रिसर्च हम्म। किया। मुझे याद नहीं आ रहा कि ये पिछले 5-10 सालों में कोई ऐसी खबर कोई पत्रकार बड़ी मेहनत से लाया हो। बिहार में भी यही चल रहा है, प्रेस रिलीज की पत्रकारिता है, बाइट कलेक्ट करके खबर लिखी जा रही है। कोई नई बात कहना नहीं चाहता, हर आदमी डरा हुआ है कि आज बोलेंगे पता नहीं कल मेरा नंबर आ जाए, पता नहीं कौन कहां किस तरह से मेरे खिलाफ क्या कर दे। तो एक डर का माहौल है वहां पे, वो कोई भी आदमी खुल के ना कुछ कहना चाह रहा है, ना कोई स्टैंड लेने को तैयार है। अभी जिस अधिकारी की बात हो रही है यहाँ पर, मुझे कहीं से मैंने पढ़ा कि उनके बच्चे की जहां पढ़ाई, अब तो वो अब नहीं है, दिवंगत है, इसके लिए हम सब लोग हमारी संवेदनाएं उनके साथ, लेकिन वो हर बिल्कुल। महीने मतलब वहां फीस के तौर पे 2 लाख रुपए उस स्कूल में देने पड़ते थे। वो कहीं से तो आ रहा होगा ना 2 लाख रुपए, ये मामूली रकम तो नहीं है। बिहार जहां अभी भी इतनी गरीबी है, हाँ, लोग आज भी बिहार के अंदर 6,000 7,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं आज के समय में। और मैं बताऊं, वो तो मेरी जानकारी में है, एक ठेकेदार ने बताया वो किसी गांव में सड़क बनाने के लिए गए, तो लगभग 15-20 लोग आ गए कि हम पूरे दिन बस एक वक्त का खाना खिला दीजिए, हम पूरे दिन काम करने को तैयार हैं। ऐसे प्रदेश में किसी बच्चे को फीस के तौर पे 2 लाख रुपए देना पड़े और दिया जा रहा हो, हाँ, और परिवार कोई व्यवसायिक परिवार नहीं है, वो सैलरी पर चलने वाला परिवार है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। और मैं व्यक्तिगत एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, और कम से कम बिहार सरकार इतना तो कर सकते हैं, नीतीश जी, अब पता नहीं कितने दिन बिहार में उनका शासन रहने वाला है, लेकिन ये क्रांतिकारी कदम वो उठा सकते हैं। बिहार उनको याद रखेगा कि जो भी बिहार सरकार का प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपने आय का खुलासा करे और कहां कहां वो खर्च कर रहा है इसका खुलासा करे, वो बताए, रिकॉर्ड पे बताए उसकी आमदनी कितनी है ज्वाइनिंग के समय। इससे बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। ये बिहार में छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जो रिश्वत का इतना बड़ा जो नेक्सस चल रहा है, जो रैकेट चल रहा है, उस पर कोई रोक लगे इसके लिए कहीं कोई पहल नहीं दिखाई दे रहे। हेल्थ की भी बात अभी बात हुई ना, सरकारी जितने भी डॉक्टर हैं सबका निजी क्लिनिक चल रहा है बिहार में, और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी थोड़ी सी एक पहल हुई है कि बिना लाइसेंस लिए बहुत सारे मेडिकल शॉप पे लोग दवा बेच रहे थे, अभी उस पर कुछ कार्रवाई हुई है, और मुझे लगता है वो बहुत लंबा चलने वाला है। वो पॉलिथीन की तरह हो जाएगा कि अभियान चलेगा पॉलिथीन खत्म करने का, और फिर उसके अगले सप्ताह पॉलिथीन फिर बाजार में ऐसे ही चलता हुआ दिखेगा। ये छोटे बिल्कुल। छोटे अभियान है बस।
बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिसको कि बड़े बिहार जैसी बौद्धिक उर्वरा की जमीन, जहां से 70 के दशक में बड़ा आंदोलन छिड़ा, जिसने देश में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन तक करा दिया और उसका वाहक अवनीश जी, बना उस। जी। आज हम इस पर बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बिहार सरकार का एक बड़ा अधिकारी वो पीड़ित है, और जब इतने बड़े अधिकारी जो पटना में है खुद, उसके साथ ये हो सकता है, तो मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय, बेतिया जैसी जगह, छोटे छोटे जिलों में और उनके भी छोटे गांवों में रहने वाले लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये सही कह मामला रहे तो हैं मीडिया आप। ने दर्ज और भी कर लिया, मीडिया में चीजें बिल्कुल आप दर्ज सही नहीं कह हो रहे हैं। रही, लोगों का एफआईआर नहीं हो रहा। कम आपने से कम बिल्कुल ये सही पिता कहा। सिन्हा जी जो है, सिन्हा जी कोई अभियान चलाए वहां बिहार में लोगों के लिए, वो पीड़ित हैं, वो लोगों का दर्द समझ सकते हैं। मुझे तो ये लगता है बिल्कुल सिन्हा आपने जी सही अगर कहा। ये कोशिश करें वहां बिल्कुल आपने बिहार सही में, कहा। तो उनके प्रयास से कुछ सुधार भी आ सकता है बिहार के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरा भी ध्यान इस घटना पर इसीलिए गया और इस एंगल के सामने आने के बाद गया कि जब बिहार सरकार का इतना बड़ा अधिकारी, एक सीनियर लेवल का अधिकारी, है ना, वो जब एक पिता की रूप में सामने दिखाई देता है तो कितना विवश, कितना लाचार दिखाई देता है। और वो साफ साफ कहता है कि यहाँ तो लोग न्याय पाने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए जमीन जायदाद बेचते हैं, मैं कुछ भी करके अपने बेटे के लिए न्याय जुटाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा शर्मनाक किसी राज्य के सरकार के लिए या किसी समाज के लिए ऐसा होगा। और इस सबके बीच में आप कह रहे हैं ना कि साहब, अरे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वहां तो मुझे लगता है कि मानवीय संवेदनाओं को जीने के लिए, पनपने के लिए वो ऑक्सीजन ही समाप्त हो गई है। जहां लोग कार्बन डाइऑक्साइड की सांसें लिए चले जा रहे हैं और लगातार आज 30 साल हो गया, एक जंगल राज आया, दूसरा जंगल राज आया, उसके बाद से फिर वो जंगल मतलब समाप्ति नहीं हो रहा है। आखिर ये जाकर रुकेगा कहां? कब बदलाव होगा? कब वो कॉल कब उठेगा? वो कॉल तब रुकेगा जब जाति के नाम पर लोग बंटना बंद कर देंगे, फिर रामचरितमानस के नाम पर नफरत नहीं फैलाई जाएगी और लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे। हाँ, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। पिछले दिनों एक माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने श्री रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछा। मैं तो कहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, कई सारे बड़े नेता, किसी का बच्चा हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहा है, किसी का बच्चा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहा है, कोई डीपीएस आर के पुरम से पढ़ के गया, और बिहार के लोगों को आप चरवाहा विद्यालय खोल कर दे रहे हैं। ये भेदभाव तो मनुस्मृति ने नहीं सिखाया था करने के लिए। आप जिस जाति का खुद को कहते हैं, जिस जाति की राजनीति आप करते हैं, आप दलित, वंचित, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, इनके बच्चे कहाँ जाते हैं? इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। इनके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाता है? वो सिंगापुर नहीं जाता इलाज कराने के लिए। और इस दलित वंचित परिवारों के बच्चे हार्वर्ड नहीं जा रहे पढ़ने के लिए, वो तो सरकारी अस्पताल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे। उसकी स्थिति नहीं सुधर रही। फिर अब काहे को कहते हैं आप उनके नेता है? 30 साल हो गया। ऐसा नहीं है आपने कोई एक टर्म या 2 टर्म हुआ आपकी राजनीति को, आपने बिहार में लगातार राजद और जदयू का शासन रहा है। 30 साल हो गए। 30 साल में एक पूरी दुनिया बदल जाती है, और आप एक कंपटीशन में लगे हैं कि कितने गर्त में ले जाएंगे। गर्त की भी एक इंतहा हो जाएगी कि अब इससे नीचे तो जाया ही नहीं जा सकता है। आप इस तरफ बिहार को पीछे की तरफ लिए जा रहे हैं। ना स्कूल की चिंता है आपको, ना वहां के अस्पताल की चिंता है। आपको चिंता है श्री रामचरितमानस, जिसमें आपका भरोसा ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो भेदभाव फैला रहा है। और सुबह से शाम तक आपकी पूरी राजनीति बांटने वाली है। आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, विदेश जाएं, आपके पिताजी बीमार पड़े तो सबसे बढ़िया उनको इलाज मिले, और बिहार के लोगों को आप, मतलब मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा, आप उस तरह की जिंदगी दे रहे हैं, गटर में जीने के लायक भी नहीं छोड़ रहे। वो ऐसे ही जन्म लेते हैं, ऐसे ही मर रहे हैं वहां लोग। तो जब तक इस पर वहां के लोग बात नहीं करेंगे, वहां लोग नहीं कहेंगे कि तुम्हारे पिताजी का इलाज सिंगापुर हो रहा है, हमारे लिए जिले में तो कोई ढंग का अस्पताल दे दो। तुम्हारा बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा हो, पढ़ाओ हार्वर्ड में, हमें हार्वर्ड नहीं चाहिए, लेकिन सम्मानजनक एक स्कूल तो दे दो हमको। बिल्कुल सही बात। और बिल्कुल सही सबसे बात। दुख की बात तो यह है कि राजद के एक वरिष्ठ नेता जिनका बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है,
कहते हैं वापस बिहार मत लौटना, वहीं रह जाना। अरे शर्म नहीं आ रही है आपको? जिस बिहार ने सिर माथे पे रखा, इतना बड़ा नेता आपको बना दिया, जिस बिहार की बदौलत आपका बेटा हार्वर्ड में जाके पढ़ाई कर रहा है, आप उसको ये नहीं कह रहे लौट के आके बिहार को बदलने के लिए कुछ भूमिका निभाओ, आप कह रहे वहीं रह जाओ। जिस बेटी को आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं, उसको ये नहीं कह रहे बिहार की तरक्की में आके योगदान करो, कहते वहीं रह जाओ, वापस मत आओ। वहीं रह जाओ, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये जगह संभवतः रहने ये लायक मुझे नहीं है। लेकिन ये इस बिल्कुल बिहार को इस लायक बनाया किसने? ये सवाल उनसे कोई पूछे ना जाके। बिल्कुल। उस नेताजी से कहे और ना, इस बिहार को इस लायक बनाया किसने कि आपका बेटा और बेटी लौट नहीं सकते इस बिहार में? आप ही ने बनाया ना, सरकार तो आपकी थी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही तो बात कह जब रहे हैं। तक और बिहार के लोग संभवतः सवाल ये नहीं पूछेंगे अपनी दी, चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आशीष जी, जब कोई नेताजी, इतने समर्थवान नेताजी, इतने ज्ञानी नेताजी ये कह देते हैं अपने बेटे को कि बेटा वहीं रह जाना, अपने बच्चों को कह देते हैं वहीं रह जाना, यहाँ मत आना, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो जो पलायन की एक प्रवास प्रवास और पलायन की एक जो संस्कृति है बिहार से, वो धीरे धीरे इतना ज्यादा आत्मसात कर लिया है लोगों ने कि समाधान के नाम पर एक ही बात निकल के आती है कि बिहार छोड़ के भाग जाओ। तो ऐसे में स्थिति ये है, देखिए चलते चलते तो ये भी एक बात होनी चाहिए कि उस बिहार के मुख्यमंत्री जब जहरीली शराब, जिसको आपने पिछली बार कहा था कि वो शराब से मौत नहीं बल्कि वो की गई हत्याएं हैं, तो ऐसी हत्याओं पर, ऐसी सामूहिक हत्याओं पर बड़े आराम से, बड़े सस्ते तरीके से ये कह के निकल जाते हैं कि पियोगे तो मरोगे। तो ऐसे में अगर, मुझे तो लगता है कि अब तक गनीमत है कि किसी सरकारी ओहदेदार ने, किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने इस घटना पर, 16 साल के इस बच्चे की दुखद मौत की घटना पर ये नहीं कह दिया कि नशा करोगे तो मरोगे। तब जहां पर अभी समाज का और जहां पर जिम्मेदारों का इस तरह के कोड सामने आवे, तो वहां स्थिति समझी जा सकती है। और ऐसे एक में छोटी सी बिहार की जनता जो अंदर ही अंदर लावे की तरफ फूट रही है, उसका क्या हाल होगा? जी जी बिल्कुल कहें। उमेश जी, मैंने पिछली बार आपको कहा था ना वो मौत जहर से हुई है। मैं इसमें अब दो शब्द और जोड़ देता हूं मैं आपको। वो सच में जहर से ही लोग मरे थे। क्योंकि अभी तुरंत की घटना है, पटना में पार्टी चल रही थी, वहां सच की शराब पी जा रही थी और थाने के लोग पहुंचे। पता है वहां क्या हुआ? वो शराब पीने वालों ने बहुत अच्छे से धोया पुलिस वालों को। आप समझ रहे हैं बात को? बिहार हम्म। में पुलिस का इकबाल क्या है, वो इस बात से समझा जा सकता है। क्योंकि वो समझ रहे बिल्कुल हैं कि यहाँ पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। और पुलिस वाले जो पैसे वालों के सामने ऐसे झुकेंगे, तो फिर तो ये प्रतिक्रिया तो होनी ही है। पुलिस बिल्कुल पे आप सही कह रहे हैं। पुलिस का सारा अत्याचार गरीब लोगों के साथ है, जो पुलिस से डरती है। जिसमें थोड़ी सी ताकत है, जो 30 लाख की गाड़ी में बैठने की क्षमता रखता है, वो पुलिस को बहुत ज्यादा महत्व दे नहीं रहा बिहार में। ये मैंने देखा है। बिल्कुल इस तरह वो की इकबाल घटनाएं कैसे भी, इस तरह कायम के, होगा, ये बिहार सरकार को सोचना है। बिल्कुल इस तरह की घटनाएं और इस तरह के समाचार लगातार बिहार से आते हैं। लेकिन हमें और आपको, जब हम प्रारब्ध के इस मंच पर इस तरह के कोई सरोकारी बात करते हैं, तो बिहार भारत के दिल में बसता है। और बिहार संस्कारों की धरती रही है, बिहार तपस्वियों की धरती रही है, बिहार ज्ञान की धरती रही है, और बिहार जो है वो क्रांति की धरती रही है। ऐसे बिहार पर हम और आप लगातार बात करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे, हमारी छोटी गिलहरी गिलहरी प्रयास हम लगातार करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि बिहार खुद बदलने को खड़ा ना हो जाए। और निश्चित ही हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है इस बात पर कि वो बिहार कहीं सोया जरूर है, कहीं खोया जरूर है, लेकिन जब लौटेगा और जब पाने की अपनी असली रौ में आएगा, तो सफलता और ऊंचाइयों का वह स्तर पाएगा कि फिर पूरा भारत उस उदाहरण को देखेगा। आशीष जी, आपने बिहार की अपनी सरोकारों पर, और बिहार से हम प्रारब्ध एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जो सरोकार रखते हैं, उस पर लगातार हमारे साथ विमर्श किया है, बातों को सामने रखा है। 16 साल के उस बच्चे को हमारी तरफ से, प्रारब्ध की तरफ से एक श्रद्धांजलि। मैं एक पिता हूं, आप पिता हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक पिता के साथ, जिसने सही समय पर एक गार्जियन के हैसियत से बड़ा अच्छा फैसला लिया था
कि अपने जिगर के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को उसने अस्पताल में यानी नशा मुक्ति केंद्र में रख दिया था, उसे कम से कम उसका मरा हुआ बेटा नहीं वापस लौटाना चाहिए। आशा है कि सो रही सरकारें जागेंगी और सो रहा समाज भी जागेगा। आपको धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और प्रारब्ध के दर्शकों, आप सभी का भी धन्यवाद जो आप हमें इतना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि औरों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे और हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो आज की इस चर्चा को देते हैं यहीं विराम। आप सभी को नमस्कार। आशीष जी को धन्यवाद। धन्यवाद भाई।